हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्रुति सानी। हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने प्रिंसिपल्स ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक्स क्या है या यूनिट्स क्या हम यूज़ करते हैं इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, उस बारे में हमने डिस्कस किया था। तो जो आज हम स्टडी करेंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता ही आता है। तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन रीजन ऑफ वेरियस बोन्ड्स। ध्यान से समझिए। देखिए, इसमें जो आपने करना है मैं आपको उतना ही बताऊंगी, एक्सेस में करने की ज़रूरत नहीं है। हमें दे रखा है कि CH हमारा जो एल्केन है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 2850 से 2960। तो हमें इतनी सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं। देखिए कि कार्बोनिल की क्या होती है हमारी 1680 से 1760, OH ग्रुप की ये है हमारी, ठीक है, NH की ये है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आपको मेनली क्या करना है, इन्हें याद करना है, क्योंकि पेपर में आपको ये गिवन नहीं होगा, आपको इसे याद करना है। तो एक दो बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ये याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो एल्केन है तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इतना है, एल्कीन है तो उसकी इतनी होती है, एल्काइन है तो 3300 है, एरोमेटिक रिंग है तो 3000 से 3100 के बीच में होती है। एल्डिहाइड्स की कितनी होती है 2650 से 2880 होती है। एल्केन्स की 600 से 1500, एल्कीन्स की ये है, एल्काइंस एक्सेट्रा। इम्पोर्टेंट आपको तो करनी ही करनी है। अगर आपसे सारी वैल्यूज़ याद नहीं हो रही हैं तो जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको करनी ही है। वो पता कैसे चलेगा कि इम्पोर्टेंट कौन सी है? पीछे आपके यहाँ पे इस बुक में, मॉडर्न की बुक है जो, इसमें यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिए हुए हैं पीछे। ये देखिए, सम एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज़ ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें जो आपके पास एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो इन एग्जाम्पल्स से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन सी आपको याद करनी ही करनी है। बिना इन्हें याद करे आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में वही बता रहा है यहाँ पे। एल्केन्स, वही देखिए, एल्केन्स की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 2960 से 2850 और 2980 से हमारा है 2880। मतलब ये एल्केन्स की होगी CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ये बेंडिंग और ये वाली आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये फर्स्ट वाली तो पक्का याद करनी। फिर है एल्कीन्स की भी हमारी CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, ये याद करनी है। ये आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग और CCC स्ट्रेचिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है एल्काइंस। एल्काइंस के केस में भी हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, देखिए हमने पहले कितनी पढ़ी थी एल्काइंस की, ये रही एल्काइंस की है, कितनी है एल्काइंस की 3300, ठीक है। ये गिवन है यहाँ पर भी। ऐसे ही एल्कोहल्स है, देखो हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स में एल्कोहल गिवन है। एल्कोहल के केस में देखो, अगर तो वो OH ग्रुप फ्री है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, फ्री का मतलब है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, तब उसके केस में OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी 3640 से 3610। लेकिन अगर वो OH इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है तो 3200 से 3400, और अगर वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है तो 3450 से 3570। तो अब आप ये देखिए, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि OH जो है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, उसकी 3200 से 3400 होती है, ठीक है, और OH जो फ्री होता है उसकी ये होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, ठीक है। फिर हम बात करेंगे फिनोल्स की। फिनोल्स की कितनी है, देखो भाई, ये फिनोल्स की भी 3200 से लेके 3400, ठीक है। इन केस ऑफ अल्कोहल्स, फिनोल एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग बैंड ड्यू टू OH स्ट्रेचिंग इन द रीजन 3200 से 3600। फिनोल की है 3200 से 3600, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो OH इन्वॉल्व था उसकी है 3200 से 3400, ठीक है। फिर है हमारा ईथर। ईथर की कितनी होती है, ईथर होता है COC बॉन्ड। देखिए फर्स्ट पेज पे भी गिवन है आपको ईथर का। ईथर की कितनी होती है, ईथर होता क्या है आपको मेनली पता है, ROR का बॉन्ड जहाँ पर दिखाई देगा हम उसे बोलेंगे ईथर। अगर हम ईथर की बात करें तो ईथर में कितनी गिवन है, ईथर में देखिए 1000 से लेके 1300 में इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है इन केस ऑफ ईथर। नेक्स्ट है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए एल्डिहाइड हो गया, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे जिनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसमें आपने देखना है कि कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मेनली 1700 के अबाउट होती है।
तो अगर मैं एल्डिहाइड्स की बात करूं तो इसके अंदर जो हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो है 1720 से लेके 1740, ठीक है, इन केस ऑफ एल्डिहाइड। अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो 1690 से लेके 17, मतलब देखिए 1700 की रेंज में ही है कि 1680 से लेके आपको 1740 तक की रेंज में दिखाई दे रहे हैं। ये कोई ज़रूरत नहीं है करने की, ये तो वही बता रहे हैं। उसके बाद है, ये आपको पता ही है, फिर है हमारा कीटोन्स। कीटोन्स के केस में कार्बोनिल ग्रुप होता ही, आपको पता है कीटोन्स में कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो कार्बोनिल की मैंने बताया था 1700 के आसपास होती है। तो ये देखिए यहाँ पर भी वही है, 1660 से लेके आपको 1725 की रेंज ही है। ये सारी आपको रेंज याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये सारी वैल्यूज़ इसके केस में याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने मेनली ये देखना है कि जो कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो 1700 के अबाउट होती है, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में ये आ जाए कि 1680 से लेके 1700 की रेंज में आपको एक पीक दिखाई दे रही है आपके इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जो पीक दिखाई देगी 1700 के आसपास, उससे आपको इंडिकेशन होगी कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब हमें पता लगाना है कि वो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड का है, कीटोन का है या कार्बोक्सिलिक एसिड का है। उसके केस में आपने मेन वैल्यूज़ याद रखनी है कि अगर वो एल्डिहाइड का है तो एल्डिहाइड के केस में आपको 1720 से लेके 1740 के बीच में मेनली देगा, और अगर वो कीटोन का कार्बोनिल है तो आपको कहाँ पर मिल रही है, देखिए वैल्यू, डाइल काइल्स कीटोन एराइल कीटोन्स की ये वैल्यू है। तो इसमें आपने बस इतना याद रखना है कि कार्बोनिल की 1700 के आसपास आती है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको देखिए क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, R≡C≡O और OH। तो इसके अंदर दो ग्रुप प्रेजेंट हैं, कौन सा, कार्बोनिल ग्रुप भी और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी। अब कार्बोनिल ग्रुप की तो आपको पता ही है 1700 के आसपास अगर हमें पीक मिलेगी, तो OH ग्रुप की भी तो है ना यहाँ पर। तो जो OH ग्रुप है ना यहाँ पर, उसकी भी आपको यहाँ पर पीक मिलेगी जो कि 2500 से लेकर 3000 में होगी। कितनी, 2500 से 3000। वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ मिलेगी, 2500 से 3000। तो अगर आपके पास एक पीक एक स्पेक्ट्रा के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक स्पेक्ट्रा में एक पीक तो मिल रही है 1700 के आसपास और साइमल्टेनियसली एक और पीक मिल रही है हमें 2500 से 3000 के आसपास, तो इसका मतलब कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है और OH ग्रुप भी प्रेजेंट है। और ऐसा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें ये दोनों इकट्ठे होते हैं, वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसलिए हमें इंडिकेशन मिल जाती है कि हमारे स्पेक्ट्रा जो है, उस जिस सैंपल का हमने IR स्पेक्ट्रा लिया है उस सैंपल में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरह से पीक स्पेक्ट्रा में देखने को मिलती हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि पीक कहाँ मिल रही है, 2500 से 3000 के आसपास एक पीक मिल रही है। इसका मतलब OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। 1500 से 2000 के बीच में यहाँ पर एक 1700 वाला रीजन लाई करता है जहाँ पर एक और पीक मिल रही है, जिससे हमें पता चल रहा है कि कार्बोनिल की है ये, है ना। उसके बाद 1000 से 1200 में मैंने आपको बताया था ईथर की होती है। देखिए यहाँ पर एक पीक मिल रही है 1200 के आसपास, इसका मतलब ये ईथर है, ठीक है। इस तरह से आपको हम कोई भी स्पेक्ट्रा दे देंगे तो हम बता सकते हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। ध्यान से सुनिए, कोई भी स्पेक्ट्रा आपको दे देंगे तो हम बता सकते हैं कि उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ज़रूरी नहीं कि आपके पेपर में आपको ये स्पेक्ट्रा गिवन होगा। क्वेश्चंस मेनली न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में आते हैं, ऐसा स्पेक्ट्रा गिवन नहीं आता, ठीक है। ऐसा नहीं आएगा कि आपको स्पेक्ट्रा दे देंगे और आपको पूछेंगे कि इसमें कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट हैं। इस तरह से नहीं क्वेश्चन आता। क्वेश्चन आपको जिस तरह से आएंगे वो आपकी बैक एक्सरसाइज में गिवन है, आप उन्हें गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। आपको पता ही है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। एस्टर्स हो गए हमारे, एसिड एनहाइड्राइड्स हो गए, एसिड क्लोराइड्स, अमाइड्स एक्सेट्रा, ऑल आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर हम बात करें एस्टर्स की, तो एस्टर के केस में भी देखिए कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, एसिड एनहाइड्राइड के केस में भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, एसिड क्लोराइड के केस में भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, अमाइड के केस में भी प्रेजेंट है ना। तो इन सब में हमें CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी तो मिलेगी, है ना। तो साथ में अगर वो एस्टर है, अगर वो, ध्यान से सुनिए, अगर वो एस्टर है तो कार्बोनिल के साथ साथ CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी, ठीक है। और अगर वो एसिड एनहाइड्राइड है तो कार्बोनिल के साथ साथ यहाँ पर भी हमें CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मिलेगी। अब आप कहोगे
कि इसमें भी कार्बोनिल मिल रही है और CO मिल रही है, और इसमें भी कार्बोनिल मिल रही है और CO मिल रही है, तो फ़र्क कैसे करेंगे हम एस्टर्स और एसिड एनहाइड्राइड्स में? तो आप यहाँ देखिए कि इसमें हमें 2 बैंड्स मिलेंगे, इसे ध्यान से देखिए कि इसमें 2 बैंड्स मिलेंगे कार्बोनिल के, ठीक है, जो है कार्बोनिल स्ट्रेचिंग के 2 बैंड्स इस रेंज में मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर 2 बैंड्स मिल रहे हैं CO स्ट्रेचिंग के इन केस ऑफ सैचुरेटेड, अगर वो कंपाउंड सैचुरेटेड है, लेकिन अगर वो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है या फिर वो एरोमेटिक कंपाउंड है, तब भी हमें 2 बैंड्स मिलेंगे। लेकिन ऐसा इसके केस में नहीं है, क्योंकि इसके केस में हमें सिर्फ देखिए, इसके केस में हमें कितने, इसके केस में हमें 2 बैंड्स किसके मिल रहे हैं? इसके CO के, इसके नहीं मिल रहे, इसके मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 बैंड्स किसके हैं? इसके, ठीक है। तो ये फ़र्क है। इतनी वैल्यूज़ को देख के डरना मत, कोई डरने की बात नहीं है, आपने इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ ही याद करनी है। उसके बाद है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड में कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग अगर सैचुरेटेड है तो इतनी में आएगी रेंज में, अगर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड है तो इस रेंज में वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अगर एमाइड है हमारा, एमाइड में देखो C डबल बॉन्ड और NH2 होता है, तो कार्बोनिल तो मिलेगी इस रेंज में, ठीक है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे NH भी दिख रहा है आपको। अगर वो NH फ्री है, NH फ्री का मेन मतलब क्या है? फ्री मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, और अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है तो हम साथ में मेंशन करेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। तो अगर वो फ्री है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 3400 से 3500 के बीच में होगी, और अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला है तो 3100 से 3400 के बीच में होगी। और जितने भी हमारे अमाइड्स हैं वो NH बैंडिंग भी देते हैं 1600 के आसपास, एक और बैंड मिलता है बैंडिंग वाइब्रेशंस का, ठीक है। तो आपने मेनली आपको वैल्यूज़ थोड़ी बहुत तो याद होगी। देखिए कार्बोनिल की कितनी होती है? 1700 के आसपास। अब ठीक है, अगर मैं ईथर की बात करूँ तो 1000 से 1200 के बीच में, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ किसकी? OH की, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड में इन्वॉल्व है, वो 2500 से 3000 के बीच में, है ना। अगर OH हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है तो वो भी 3400 से कितना था? 3200 से 3400 के बीच में, अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। अगर वो फिनोल वाला है तो कितना था? 3200 से 3600, यही था ना। देखिए 3200 से 3400 है अगर इंटरमोलिकुलर है, और अगर वो फिनोल वाला है तो कितना है? 3200 से 3600, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अमीन्स। अमीन्स के केस में देखिए यहाँ पर हमें पता है 3 तरह के अमीन्स होते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन, ठीक है। एलिफैटिक अमीन्स होते हैं और एरोमेटिक अमीन्स होते हैं। एलिफैटिक अमीन्स कौन से होते हैं? जिसमें हमारी सिंपल एक स्ट्रेट चेन होती है, या जिसमें कोई भी एरोमेटिक पार्ट या फिर रिंग हम कह सकते हैं नहीं होती। और एरोमेटिक कौन से होते हैं? जो रिंग से बनकर मिलकर बनते हैं। देखिए अगर मैं प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स की बात करूँ तो इसके केस में जो हमारी NH की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो 3200 से 3500 के बीच में मिलेगी। प्राइमरी अमीन्स में ही NH बैंडिंग, हमें यहाँ पर 2 बैंड, देखिए मेरे हिसाब से ये NH वाला जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स अगर हैं तो NH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 3200 से 3500 के बीच में होगी, ठीक है। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात कर रही हूँ मैं, बैंडिंग की बात नहीं कर रही, ध्यान से सुनिए। NH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स 3200 से 3500 के बीच में मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देखो नाइट्राइल्स कौन से होते हैं? जिसमें C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप प्रेजेंट होता है। इनकी कितनी है? 2220 से 2260 के बीच में, 2220 से 2260। जो नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, नाइट्रो कंपाउंड 2 स्ट्रॉन्ग बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। 1350 पे मिलेगा और दूसरा 1560 पे, ठीक है। तो 2 स्ट्रॉन्ग बैंड्स आपको किसके केस में? नाइट्रो कंपाउंड्स के केस में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ये एक बार आप इसको रीड करके देख लो। ये क्या है? आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ एसिटिक एसिड। अब आपको देख के पता चल रहा है इसके अंदर हमें एक पिक तो मिलेगी 1700 के आसपास ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप, एक पिक मिलेगी 2500 से 3000 के आसपास ड्यू टू OH ग्रुप। CH3 है, देखो CH में CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी तो है ना, यहाँ पर CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो आपको वो भी देखने को मिलेगी। इसमें CO ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो CO मतलब CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी देखने को मिलेगी। तो इस फिगर को देखिए,
इस डायग्राम के अंदर ये IR स्पेक्ट्रा है आपका किसका, एसिटिक एसिड का। इसके अंदर देखिए 2500 से 3000 के बीच में एक पीक है जो कि OH ग्रुप की वजह से है। 1700 के आसपास एक पीक है जो कि कार्बोनिल ग्रुप की वजह से है। 1000 से 1200 के बीच में एक पीक है जो कि कार्बोनिल ग्रुप की वजह से है। 900 से लेके 1000 तक की जो पीक है उसके बीच में OH की बेंडिंग वाइब्रेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए IR स्पेक्ट्रा ऑफ बेंजल्डिहाइड है, ये आप एक बार इससे भी ग्रो थ्रू कर लेना, इतना आपने मेनली क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। एप्लीकेशंस में देखिए फर्स्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ध्यान से समझिएगा। देखो अब आपको पता है कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता चल जाता है। हमने सैंपल लिया, सैंपल का IR स्पेक्ट्रा नोट किया, IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से हमने उसका IR स्पेक्ट्रा नोट किया। उसमें हमें बहुत सारी पीक्स देखने को मिलेंगी और जब हम उन पीक्स को नोट करेंगे तो हमें फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में नॉलेज मिलेगी और जब हमें फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में नॉलेज मिलेगी तो उससे हम उस सैंपल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है हम पता लगा सकते हैं। और जब हमें यही पता लग जाएगा मेनली तो हमें उसका स्ट्रक्चर भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मेनली स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। आपको पता ही है स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने कितनी बार बताया, UV स्पेक्ट्रा, IR स्पेक्ट्रा, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जितनी सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती हैं ये हमारी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए होती हैं। तो हम इसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस की, हमारा सब्सटेंस कौन सा उसका पता लगा सकते हैं। अगला है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। वही है, देखिए हमें इससे फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता चलते हैं और हम मोलिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है स्टडिंग द प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें पता है रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट्स यूटिलाइज हो रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट की अमाउंट धीरे धीरे घट रही है और प्रोडक्ट की अमाउंट धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अगर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो रिएक्टेंट में जो फंक्शनल ग्रुप थे वो बदल रहे हैं और प्रोडक्ट में जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो भी बन रहे हैं। देखिए लेट अस सपोज मेरे पास अल्कोहल है, उस अल्कोहल की मैंने क्या करवानी है, ऑक्सीडेशन। अगर मैं अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराती हूँ तो क्या बनता है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। और जब मैं उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कराती हूँ तो उसके बाद क्या बनता है, एसिड। ठीक है, अल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, उसकी ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिड। तो अगर मान लो मैंने रिएक्शन ही ये ले ली, द रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, मेरी रिएक्शन क्या है, द रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, तो उसमें मैंने अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना है, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल में। लेट अस सपोज मैंने उसको कन्वर्ट करना है एसिड में। तो जैसे जैसे मैंने अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट किया, मैंने बार बार उसका IR स्पेक्ट्रा नोट किया, हर स्टेज पे 5 मिनट बाद नोट किया, 10 मिनट बाद नोट किया। मैंने ऐसा देखा कि पहले तो OH की पीक आ रही थी जो अल्कोहल की वजह से थी, लेकिन कुछ देर बाद वो पीक गायब होगी और कार्बोनिल की पीक दिखने को मिली। इसका मतलब अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बारे में पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन की स्पीड क्या है, किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, हम उसके फंक्शनल ग्रुप्स को निकाल कर। नेक्स्ट है हमारा डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़। डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़, देखिए मेरे पास IR स्पेक्ट्रा पड़ा है किसी प्योर सब्सटेंस का, तो प्योर सब्सटेंस में तो जितनी पीक्स रिक्वायर्ड हैं उतनी ही पीक्स आएंगी। कार्बोनिल की पीक, लेट अस सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोनिल की पीक आएगी 1700 के आसपास। OH ग्रुप की पीक कहाँ पर आएगी, 2500 से 3000 के आसपास। तो अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो मैं ऐसा सैंपल ले रही हूँ जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो लिमिटेड पीक्स जो हमारी अच्छी तरह से पीक्स आनी चाहिए वो आएंगी। लेकिन अगर मेरा वो सैंपल इम्प्योर है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पीक्स देखने को मिलेंगी जो कि इम्प्योरिटीज़ की वजह से आएंगी। तो मैं स्पेक्ट्रा को कंपेयर करूँगी, प्योर सब्सटेंस का विद इम्प्योर सब्सटेंस। तो जब दोनों स्पेक्ट्रा को हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इसके अंदर कितनी इम्प्योरिटीज़ हैं और कौन सा सैंपल कितना ज़्यादा इसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं। तो डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़ के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है सम एग्जांपल्स ऑफ द यूज़ ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एग्जांपल्स आपने पक्का करके जाने हैं, इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, देखो
लेट अस फर्स्ट के बारे में देखते हैं। देखो, indicate the expected important absorption region in the IR spectra of following compound isopropyl alcohol, dimethyl ether and toluene। क्या कह रही है? कह रहे हैं कि मेरे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, डाईमिथाइल ईथर है और टोलिन है। अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें कौन कौन सी पीक्स देखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट केस हम स्टडी करते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है CH3 होल ट्वाइस CHOH। तो इसके अंदर कौन कौन सी पीक्स देखने को मिलेंगी। OH ग्रुप है, तो OH की मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, तो कौन सी रेंज में आती है 3200 से 3400। तो एक पीक तो ये देखने को मिलेगी। दूसरी पीक CH3 है, तो CH की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी इसमें होगी, तो एक पीक मिलेगी 2850 से 2950 जो कि CH की है, क्योंकि यहाँ पर CH3 है तो CH ग्रुप भी इसके अंदर प्रेजेंट है, तो CH की स्ट्रेचिंग मिलेगी। फिर एक हमें मिलेगी CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ पर CO ग्रुप भी प्रेजेंट है। आप इसे बना के देख लिए, तो CO ग्रुप भी आपके यहाँ पर प्रेजेंट है, तो CO की भी हमें यहाँ पर मिलेगी 1000 से 1300 के बीच में। उसके बाद है हमारा डाईमिथाइल ईथर। डाईमिथाइल ईथर की बात करेंगे तो हम बनाएंगे डाईमिथाइल ईथर को CH3 और CH3 में। अब आपको ध्यान से देखिए, सीधी सी बात है, कौन कौन सी पिक्स मिलेगी। एक तो CO की मिलेगी, CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, और एक CH की, वही है देखो CO की मिलेगी हमें और एक मिलेगी CH की, ठीक है। नेक्स्ट है टोलिन। टोलिन का हमने स्ट्रक्चर बनाया। अब आप बताओ कौन कौन सी मिलेंगी। एक तो CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मिलेगी क्योंकि CH3 दिख रहा है, एक बेंजीन रिंग है, तो CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एक हमें मिली मिथाइल ग्रुप की। और जब रिंग आ जाती है ना, तो ध्यान देना रिंग के अंदर CH बॉन्ड भी प्रेजेंट है, क्योंकि इस बेंजीन रिंग पे मैंने हाइड्रोजन भी तो लगे होते हैं ना, वो दिखाते नहीं है, यहाँ पे HH भी तो होते हैं ना HH। तो CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एरोमेटिक रिंग, ये रिंग CH स्ट्रेचिंग ऑफ एरोमेटिक रिंग। एक तो CH3 है, तो CH3 है तो इसकी मिलेगी हमें CH वाली स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। और क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, CH बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो वो CH कौन सा है, एरोमेटिक वाला, तो उसकी भी मिलेगी CH स्ट्रेचिंग ऑफ एरोमेटिक रिंग 3100 से 3000 के बीच में। और इसके अंदर C डबल बॉन्ड C भी तो प्रेजेंट है ना, एल्कीन वाला C डबल बॉन्ड C। अब C डबल बॉन्ड C जो एरोमेटिक रिंग की होती है ना, वो अलग होती है एज कम्पेयर टू एलिफेटिक। ध्यान दीजिए इस पर, C डबल बॉन्ड C एरोमेटिक की अलग होती है, और एल्कीन की जो एलिफेटिक वाली होती है वो अलग होती है। क्या बोला मैंने, C डबल बॉन्ड C वाली स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एरोमेटिक के केस में अलग होती है, एलिफेटिक के केस में अलग होती है। अब ये C डबल बॉन्ड C वाली स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एरोमेटिक की मैं बात करूँ तो कितनी होती है, 1500 से 1600 के बीच में। ऐसे ही सारे एग्जांपल्स हैं आपके, इनकी स्टडी कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।